कमर सीधी करके सभी मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। नेत्र बंद कर ध्यान पूर्वक बड़े समर्पण और श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र मिलकर के बोलें। बहुत आदर और सम्मान के योग्य हमारे पंडित मेरे गुरु जी श्री सुरेंद्रपाल जी आर्य, आदरणीय बहुत ही कर्मठ और जुझारू वेद प्रकाश आर्य जी, लखवानी जी, मेरे प्रिय आदरणीय पंडित जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा और पूजा के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। अभी हमारे पंडित जी गुनगुना रहे थे। हमारे कर्म हमारे साथी हैं। हम जैसे अच्छे अथवा बुरे कर्म करते हैं, जैसा हमारा चिंतन होता है, परमात्मा की कृपा अनुकंपा उसी प्रकार से हमारे ऊपर हमारा साथ देती है, हमारे ऊपर बरसती है। हम महर्षि दयानंद जी महाराज जी को आदर्श मानते हैं और जितने आर्य जगत के लोग हैं वे सभी महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो हमें निर्देश दिए उसका अनुगमन करते हैं, उसका पालन करते हैं, उस पर चलते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने 10 नियमों के आधार पर, वो 10 नियम नहीं है, वो संपूर्ण जीवन जीने की आचार संहिता है, सामान्य नहीं है। आज मैं उसमें से एक नियम आपके समक्ष रखता हूं, उसमें सब समाया हुआ है। संसार का उपकार करना इस समाज का यानी आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। मुख्यतः इसमें 3 बातों पर संकेत किया गया, 3 विषयों पर। यदि तुम कुछ करना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो सबसे पहले शारीरिक विकास करो। शारीरिक विकास का अर्थ क्या है कि शरीर हट्टा कट्टा मोटा हो जाए, वो शारीरिक विकास नहीं। शरीर का विकास क्या है? शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन वास करता है। जब शरीर स्वस्थ होता है, मस्तिष्क स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, फिर आपके चहुमुखी विकास को कोई नहीं रोक सकता, फिर विकास होगा। शरीर ही आपका अस्वस्थ है, कभी घुटना दुखता है, कभी पैर में दर्द है, कभी आपकी कमर में दर्द है, कभी पेनक्रियाज खराब हो गया, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, कभी आपको हार्ट ट्रबल है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कभी आपको डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो गया, कभी कुछ कभी डायलिसिस पर चल रहे हैं, डायलिसिस चल रहा है और जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं।
और नहीं भी झूल रहे तो चलते फिरते हम लोग ऐसे समझो कि बीमारियां ढो करके घूम रहे हैं, कदम रुके पड़े हैं, कदमों में गति नहीं है। स्वास्थ्य यदि आपका अच्छा नहीं है तो कदमों की गति अपना आप रुक जाती है। माताओं गलत तो नहीं कह रहा? कदमों में गति नहीं आती, तो जब कदमों में गति नहीं होगी तो जीवन में गति भी नहीं होगी, रुक जाएगी। तो महर्षि कितना बड़ा चिंतन दे करके गए पता है? भैया तुम सबसे पहले समाज का उद्धार मत करो, ये तुम्हारी व्यर्थ की बातें हैं। तुम आत्मा की और परमात्मा की उन्नति के विषय में चल पड़े, वो भी तुम्हारा बेकार जाएगा। तुम सबसे पहले खुद को ठीक करो। और कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं की यात्रा पर निकलता है, स्वयं को ठीक करने की यात्रा पर निकलता है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, समझौते नहीं करता, क्योंकि उसकी यात्रा है, वो उसको जीना है, स्वस्थ जीना है, अच्छा जीना है। लेकिन दुर्भाग्य यह है माताओं बहनों बंधुओं, आज हम जीना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में जीने के साधन संसाधन भी बहुत हैं, लेकिन मैं कहता हूं सारे के सारे साधन संसाधन आपके पास में व्यर्थ है। इन साधन संसाधनों के कारण ही हो सकता है हम जी ना पा रहे हो, हमें लगता तो है। और जब से साधन संसाधनों की भरमार हुई है ना, हम सब अपना जीवन खो बैठे हैं। हमारे पास में, जैसे मैं स्वयं हूं, मेरे पास ऐसा नहीं कि साधन नहीं है, लेकिन साधन उतने हैं जो मेरे जीवन के लिए विशेष उपयोगी है, उतना ही, और उतनी ही आवश्यकता है, अधिक चाहिए भी नहीं था। तब आज हमारी माताएं जो भाग्यशाली है, माताएं जो अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना बना के खिलाती है, लेकिन अधिकांश घरों की हालत खराब है। आज देवियां अपने घर में अपने हाथ से भोजन का निर्माण करना पसंद नहीं करती। जो करती हैं अच्छी बात है, लेकिन वहां पर तो वो पेटी बांध करके ना पीछे मोटरसाइकिल वाला आता है यहां भी, और पिज्जा पहुंचाने के लिए, बर्गर पहुंचाने के लिए, और चाउमीन नूडल्स पहुंचाने, और सब आते होंगे, तरह तरह के फास्ट फूड। और फास्ट फूड कहे बिना बच्चों को आनंद नहीं आता। माँ कितनी बढ़िया सब्जी बना रही है, कितना ही भी कुछ खिला रही है, कुछ पिला रही है, बना बना करके बढ़िया पेय पदार्थ दे रही है, लेकिन वो जब तक बासी पुराना रखा हुआ गरम कर करके एसेंस डाल डाल करके आपके पास केमिकल युक्त भोजन नहीं मिलता, डेड फूड, वो जब तक आपके पास नहीं पहुंचता, बच्चे तृप्त नहीं होते। तो ये जो हालत घरों की हो रही है, इस जोमेटो कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो जो आपके घरों में ये सामान पहुंचाते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि इन सब से आपके परिवार को हानि हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आजकल एक बीमारी चली ना, मोमोज, नाम सुना होगा, मोमोज हो या चाउमीन हो, चाउमीन में अजीनोमोटो नाम का एक पॉइजन डाला जाता है। वेद प्रकाश जी आपको पता होगा, अजीनोमोटो नाम का जो पॉइजन होता है वो आंतों को पूरी तरह सड़ा देता है, लड़कियों के यूट्रस पर प्रभाव डालता है। और ये जो मोमोज है ना, मोमोज कच्चा मैदा होता है, कच्चा मैदा। और ये कच्चा मैदा गुरुजी आप जानते होंगे, हमारे गांव में पहले जैसे हम पतंग उड़ाते थे या पोस्टर चिपकाने के लिए लेही बनाई जाती थी, लेही, उसको लेही बोलते हैं ना, गम टाइप का। तो वो मैदे की बनती थी, आटे को छान करके बारीक, और उसका जो पतला पतला भाग निकलता था उसको पानी मिला के पका के तब लेही बनती थी। सेम प्रोसेस है ये, मोमोज सेम है, कच्चा मैदा है, उसको हल्का वैसे ही बॉइल किया हुआ है उस तरह से, और बच्चों के सामने परोस दिया गया। और चटनी कैसी होती है आपको पता ही होगा, वो इतनी तीखी चटनी होती है, खाते खाते पेट में अंगार लग जाए। इस अंगार के कारण हमारी बेटियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। आप जानते हैं, उनके यूट्रस में सिस्ट हो गई है। हम कहां ऋषि को मानते हैं? हम ऋषि महर्षि को कुछ नहीं मानते।
हमारे सामने तो जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं, कुछ नहीं मानते हम। ये तो आप कह लो कि हम बड़े अनुयायी हैं, हम बड़े वो हैं, लेकिन धरातल पर अगर हम खोज करेंगे तो हम ऋषि के सिद्धांतों का पालन पूरी तरह से नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं हम फेल हैं। तब ये जो आहार आपके पास पहुंचा है बच्चों के पास, इसने यूट्रस सड़ाया, पेनक्रियाज डिस्टर्ब कर दिया, और आगे आने वाले समय में जब उसके प्रेगनेंसी का टाइम आता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती, और बच्चा जन्म अगर किसी कारण से गर्भाशय में बच्चा आ भी गया तो बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं होता। ये जो परंपराएं बनी हैं, और ये ऐसी परंपराएं हैं, आप इधर बिगड़ रहे हैं, उधर डॉक्टर आपको लूट रहे हैं। सरेआम बताता हूं, आप देखेंगे कि कोई भी महिला को आज के समय में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। कोई बाई चांस हो गया तो हो गया, बाई चांस होता है वो, अन्यथा पेट काटे बिना बच्चे का जन्म नहीं होता। तो ये क्या है कि हमने अपने आहार जो संहिता है, आचार संहिता, आहार संहिता, इसको बिगाड़ दिया है, अपने घर का पूरा सिस्टम हमने खराब कर दिया है। तो ऋषि कहते हैं कि पहले अपने शरीर का विकास करो, शारीरिक उन्नति करो, पहले स्वस्थ होने का प्रयास करो। अब स्वस्थ होने के लिए आप जितना प्रयास करते हैं, ऑर्गेनिक चीजों को खोजिए। ऑर्गेनिक चीजें अपने घर में, आप ऑर्गेनिक सब्जियां कहां से मिलेंगी इस पर आपको खोज करनी है। ऑर्गेनिक अन्न कहां से मिलेंगे उस पर आपको खोज करनी है। ऑर्गेनिक चीजें ही आप लेके आइए। आपके घरों में एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज और लगी है, कह तो ही विचार आपको करना है, आरओ का जो पानी पीते हैं वो डेड, मतलब यूजलेस, किसी काम का नहीं है वो। अब से वर्षों पहले एक बार अहमदाबाद में फिर आया था मैं, अभी कल भी वहीं से आया हूं। अहमदाबाद में एक लड़की ने मुझे बताया कि गुरुजी, मेरी फ्रेंड का नीचे का जो हिस्सा ना यहां से वो डेड हो गया, खत्म हो गया। क्यों? बोले डॉक्टर ने जो तपास किया उसको, मतलब उसकी जो जांच की, जांच करने पे पता चला कि उसकी बॉडी में मिनरल्स नहीं है। मिनरल्स नहीं है, और अगर मिनरल्स नहीं है तो शरीर काम नहीं करता, पूरी तरह से डेड हो जाता है। हड्डियां आपकी खराब हो जाएंगी, हड्डियां हो जाएंगी बिस्किट जैसी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे हम लोगों के शरीर है अभी पूरा लचीले हैं, क्योंकि हम लोगों का संघर्ष बहुत रहता है, परिश्रम बहुत लोग हम लोग करते हैं, तो इस कारण से पसीना खूब निकलता है, तो शरीर बचा हुआ रहता है, तो हड्डियां खराब हो जाती है, खोखली बन जाती है, और आगे आने वाला समय नरक बनना शुरू हो जाता है। अभी लगता है आपको, आप चमकदार मिनरल वाटर पी रहे हैं। मेरे गांव का जो कुआं था, गंदा, उसका गंदला पानी दिखाई देता था, वो गंदले पानी को पी करके 125 साल लोग जिया करते थे, गंदला पानी को पी करके। आपके घरों में साइलेंट किलर एक और है जिसका नाम है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड मतलब ये, आप सरसों का कच्ची घानी का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल अपने घर में लेकर के आइए। आप अपने घर में चुनाव कीजिए कि आपको किस तरह की वस्तुएं। आप अपने घर में एल्यूमिनियम के बर्तन घर से हटाइए। घरों में अगर एल्यूमिनियम का कोई भी पात्र है तो समझ लो आपके शरीर में केमिकल जाने से कोई रोक नहीं सकता। केमिकल जा रहा है, स्लो पॉइजन जा रहा है, और केमिकल घातक है, वो आपके लिए मार देगा। तो अपना बचाव करें, सबसे पहले शरीर को स्वस्थ बनाएं, और शरीर आपका स्वस्थ हो गया तो माताओं, बहनों, बंधुओं, आपको जीवन जीने में उत्साह होगा, आनंद आएगा, अन्यथा आपका जीवन तो गया। अगला विषय आता है आत्मोन्नति। एल्यूमिनियम के बर्तन की जगह क्या रखना? एल्यूमिनियम के बर्तन के स्थान पर, सुनिए, उन्होंने प्रश्न मुझसे किया है सीधी बात है ना। तो आप क्या करें, एल्यूमिनियम के स्थान पर पीतल के बर्तन आते हैं, कांसे के बर्तन आते हैं, और तो और कभी मिट्टी की हांडी में बनी हुई सब्जी खा के देखना, मिट्टी की हांडी की दाल खा करके देखना। आजकल लोग मिट्टी की हांडी की दाल खाने के लिए अशोका होटल जाते हैं। अपने घरों में 200 रुपए की हांडी ला करके घर में दाल नहीं बना के खाना पसंद करते। आप अपने घर में मिट्टी की हांडी की दाल बनी हुई खाएंगे तो आप गदगद हो जाएंगे, कितनी स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरी हुई होती है।
तो ये है पात्र। और मिट्टी के गिलास में पानी पी करके देखना और स्टील के गिलास में पानी पी करके देखना, दोनों के स्वाद में ही, पीने में अंतर आ जाएगा आपको। मिट्टी का गिलास भी आते हैं आजकल, बहुत बढ़िया बढ़िया। मिट्टी का फ्रिज भी आ रहा है, मिट्टी का कुकर भी आ गया है, मिट्टी की कढ़ाई भी है, मिट्टी की हांडी है, मिट्टी की थालियां हैं, कटोरियां हैं, सब मिट्टी के पात्र आ चुके हैं और सुंदर लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। आप कृपा करके उसको सर्च करें, उसको मंगाने का प्रयास करें। मिट्टी जो मंगाएंगे, हांडी मंगाएंगे तो काली मिट्टी की हांडी आती है, काली मिट्टी वाली। अगर आपको जीना है, घुटने बचाने हैं, अपना शरीर बचाना है, तो मिट्टी के स्पर्श से जो भोजन तैयार होगा उसका सेवन करके देखें, आनंद आ जाएगा। इसमें ऊर्जा भी पूरी तरह से मिनरल से भरा हुआ है, मिनरल से भरी हुई होती है मिट्टी। मिट्टी से आपको पूरी तरह से पोषक तत्व प्राप्त होंगे। मिट्टी की जो अपनी क्वालिटी है, अपनी जो गुण है, वो आपको उससे मिलेंगे। तो मिट्टी के पात्र लेके आए, पीतल के बर्तन ला के रखें, कांसे के बर्तन ला करके रखें। मैं अभी जैसे अहमदाबाद के पास में था, दहेगांव और बीजापुर में, वहां पर जिन परिवारों में मैं गया, अच्छे परिवार थे, संपन्न, तो वहां देखा कि कांसे के पात्र ही थे उनके घरों में। कि आपने दूसरे बर्तन नहीं है? बोले स्टील का हम नहीं रखते। मैं कि एल्यूमिनियम? बोले एल्यूमिनियम तो घुस नहीं सकता हमारे यहां पर। अब आप अपना कुकर कैसे फोड़ोगे? तो मैं कहता हूं कि थोड़ा एक बार तो सोचना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपका फिर बढ़िया हो जाएगा। मिट्टी का तवा, लोहे के तवे पर रोटी बनाइए और मिट्टी के तवे पर बनाइए, उसके स्वाद में ही अंतर आ जाएगा। मुकेश अंबानी की माता जी सदैव मिट्टी के तवे पर रोटी बनाती रही, मिट्टी के बर्तनों में खाना बना के खिलाती रही। तो मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी, बड़े बड़े लोग और अपने गांव के लोग मिट्टी के पात्रों का उपयोग करते थे और उसमें भोजन सुरक्षित, सेफ। और आगे बात आती है कि हमें अपने घर की रसोई को भी बदल देना चाहिए, और तो बदलने से मतलब पात्रों को बदले। और जो अपने घर में फ्रिज है, फ्रिज कितना कार्बन भी फेंकता है आपको पता है, जब जलता है कितना रेडिएशन उसके अंदर से निकलता है। उसके अंदर रखी हुई कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है, आपके लिए पेय नहीं है, पीने योग्य नहीं है। आप सबसे बड़ी गलती, कैंसर क्यों बढ़ रहा है पता है आप लोगों को? कैंसर बढ़ रहा है, आप प्लास्टिक की बोतल में पानी भर देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, बस समझ लो कैंसर की तैयारी कर ली आपने। मोनोकार्बन डाइऑक्साइड प्लास्टिक के अंदर पाया जाता है, और जब आप उसके अंदर पानी भर देते हैं तो उसका प्रभाव जल के अंदर आ जाता है। एक तो आरओ का पानी सबसे खतरनाक, उसके बाद भी प्लास्टिक की बोतल में भरा हुआ पानी। ये जो कहते हैं पीते हैं ना कि हम तो बिस्लरी वाटर पी रहे हैं, बिस्लरी का पानी। धूप में बोतलें रखी हैं, वहां से उठा करके फ्रीजर में रख दी, और फ्रिज गर्म, यानी कि प्लास्टिक की बोतल और उसमें भरा हुआ जल कैंसर युक्त होता है, कैंसर बनाता है। मतलब आप कैंसर को तो ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जीवन को नहीं बदलना चाहते, खान पान और जीवन शैली को परिवर्तन नहीं करना चाहते, तो ऋषि का सिद्धांत भी फिर अधूरा हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के जो सिद्धांत है, स्वास्थ्य के जो नियम है, वो जो नियमावली है, स्वामी जी आपके पास अभी नहीं है शायद, मुझे पता चला कि आपको ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं आप, ऐसी पवित्र आत्मा का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। तो मैं तो कहूँगा दादा संगत राम जी का कोई आशीर्वाद रहा होगा, और आपके अंदर वो जो पुण्याई है वो काम कर रही है कि अतिथि का सत्कार करना, सेवा करना, ऐसी पुण्य आत्माओं का साथ देना। आप उनका साथ नहीं दे रहे होते, उनका ऑरा, उनका आभामंडल, उनकी कृपा बरस रही होती है, उससे लाभ मिलता है। घरों में विद्वान अतिथि आने बंद हो गए, पता नहीं आपको, धर्मात्मा लोग आने बंद हो गए, अच्छे अच्छे साधु सन्यासी आने बंद हो गए। आपके यहाँ तो कोई आ गया तो भीख मांगने कोई आ गया तो बात अलग है, अन्यथा अच्छे विद्वान साधु सन्यासी आने बंद हो गए हैं लोगों के घरों में। बड़ी समस्या बन गई है, मार्गदर्शन की कमी हो गई है, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही है आजकल, सबसे बड़ी समस्या है ये। तो इसी प्रकार से मुझे जैसा दूर दूर से पता चला था कि वो नमक नहीं खाते, मीठा नहीं खाते। अब वो नमक और मीठा नहीं खाते, मैंने वर्षों तक नमक और मीठा मैंने भी छोड़ कर रखा। मेरा शरीर एकदम रबड़ की तरह से लचीला बन गया था, एकदम फ्लेक्सिबल। तो मैं आपको माताओं बहनों बंधुओं बता देना चाहता हूं, जितने भी आप मसाले भी खाते हैं ना, ये आप अपने लिए हानि कर रहे होते हैं।
अंधाधुन नमक खाते, चीनी अपने घर से विदा कर दीजिए, मैदा अपने घर से विदा कर दीजिए, रिफाइंड ऑयल विदा कर दीजिए, आपके घरों से बीमारियां विदाई होनी शुरू हो जाएगी, बीमारियों की विदाई होनी शुरू हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं। दूसरा, अगला विषय कहा महर्षि जी ने कि भाई आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ, उसके बाद जब आप ध्यान करने बैठोगे, संध्या करने बैठोगे, फिर आपको आपकी आत्मा का विकास यानी कि आत्मा की शांति, आत्मिक उन्नति प्राप्त होगी। जब आपकी आत्मिक उन्नति प्राप्त होगी तो फिर आप अपनी बात समाज में जब कहोगे तो वो प्रभावशाली होगी, अन्यथा प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, अधूरापन रहेगा। अब रही बात सामाजिक उन्नति, समाज हम सबसे मिलकर के बनता है, और समाज में जो विघटन इस समय चल रहा है, ऊंच नीच की जो परंपरा, ऊंच नीच का जो यहां पर सब चल रहा है, आज भी इसने समाज को खोखला कर रखा है। और इस समाज खोखला हो रहा है, जातिवाद में बटा हुआ है, बहुत सारी स्थितियों में समाज में विघटन पड़ा हुआ है, और ये विघटन समाज को लेकर के डूब जाएगा, डूबेगा समाज को। क्यों? ऊंचाई नीचाई, छोटाई बड़ाई, देखो विद्या की जो क्वालिटी होती है वो सब्जेक्ट अलग है, अन्यथा इस समाज में जितने भी है, हम दो पैरधारी दिखाई दे रहे हैं, हम हैं तो सब मनुष्य ही, हम सब में शिक्षा और विद्या आदि का थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है, बाकी हम सब एक हैं। तो समाज में इस विघटन को भी किसी ना किसी प्रकार से दूर करने का काम करना चाहिए, और आर्य समाज की विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के इस विघटन को दूर करने का कार्य करती है। समाज हमसे मिलकर के बनता है, हम हैं समाज, आप हम सब मिलकर के, संपूर्ण जितने लोग हैं सबको मिलकर के समाज बनता है। तो माताओं, बहनों, बंधुओं, मैं एक बात पर संकेत अवश्य करूंगा और करना भी चाहिए। आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, परिवार संकुचित हो रहे हैं, परिवार सिकुड़ रहे हैं, कोठियां खाली खाली दिखाई देने लगी हैं, कोठियां खाली खाली दिखाई दे रही हैं, घर खाली खाली दिखाई दे रहे हैं। मैं देहरादून में रहता हूं, वहां जब भी देहरादून में कोई भी शोभा यात्रा होती है तो ध्वजवाहक मैं ही होता हूं, वहां पर ध्वज लेकर के मुझे चलना होता है। एक बार हमारे मंत्री जी ने मुझे अपनी शोभा यात्रा में बुलाया, थोड़ा सा जल दो इनको पीने के लिए। तो मुझे जब बुलाया तो मैं आपको बताता हूं, इतना कष्ट हुआ मुझे कि जिन गलियों से हम घूम रहे थे, जिन गलियों से हम जा रहे थे, हमें देखने वाले बच्चे नहीं थे, हमारी शोभा यात्रा को देखने वाले बच्चे नहीं थे, हमारी शोभा यात्रा को देखने वाले, घरों से झांकने वाले हमें लोग नहीं थे। कोई इक्का दुक्का चढ़ गया छत पर, देखें क्या हो रहा है, उतना तो था, अन्यथा लोग हमें देखने वाले नहीं थे। मेरे इस दर्द को आप समझ रहे हैं, ये पीड़ा क्या है, क्यों कह रहा हूं मैं सारी बातें? अरे हम उस गांव के लोग हैं, हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे गांव में तो कोई बंदर लेकर के भी आ जाता था तो बच्चों की भीड़ लग जाया करती थी। हाथी गांव में आ जाता था, अरे हाथी आगे चलता था, बच्चों की भीड़ पीछे पीछे चलती रहती थी। याद आया आप लोगों को? वो समय था हमारा, हम कई भाई होते थे, हमारा पूरा परिवार होता था, भरा पूरा परिवार होता था। मेरे पिता गरीब थे, गरीब पिता की भी हम 4-5-6 संतान थी, लेकिन हम में से भूखा कोई नहीं सोया। लेकिन 3 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियां हैं, बड़ी कोठी है, बड़ा बिजनेस है, लेकिन बच्चे कितने हैं, महंगाई बहुत है, समझना? महंगाई तुम्हें खाई जा रही है, बड़ी भारी महंगाई है जी। और कमाई भगवान की कृपा है, कमाई को नहीं देखते, महंगाई दिखाई दे रही है, पेट्रोल महंगाई दिखाई देता है, सब चीजें महंगाई दिखाई दे रही है। कहां है महंगाई? आज भी विद्यालयों में अन्न खाने को दिया जा रहा है बच्चों को, आज भी किताबें फ्री बांटी जा रही है, आज भी सब कुछ वहां पर फ्री मिल रहा है, इतनी सुविधाएं सरकार दे रही है, इतना भरपूर सब कुछ दे रही है कि कौन सी महंगाई है भाई? कौन सी महंगाई की बात करते हो? अब खाना भी तुम्हारे हाथ मुंह में जाके खिलाया जाएगा, कोई महंगाई नहीं है। जब महंगाई है तो आज इनकम भी वैसी ही है,
कमाई भी वैसी ही है। जो मजदूर पहले 20 रुपए कमाता था, आज वो 1000 रुपए रोज कमाता है। किसकी महंगाई है? आज ठेले वाला 2000 रुपए घर में लेके जाता है, और जो एक ठिए पर बेचता है, आपको पता नहीं है, 4-4, 5-5 हजार रुपए रोज का लेके चला जाता है। किसकी महंगाई की बात करते हो? ये महंगाई हमारे सनातन धर्मियों के लिए ही है। सारी संकेत मेरा साथ आप समझ भी रहे होंगे। और दूसरे वर्गों के लिए कोई महंगाई नहीं है। वो लोग कभी भी आंदोलन करने नहीं जाते कि चलो हम भी आंदोलन करने चलते, महंगाई बहुत हो रही है। कोई आंदोलन करने के लिए सड़क पर नहीं आता। उनके आंदोलन दूसरे ढंग के हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ध्यान देना होगा। इसकी एक जड़ बताता हूं। आज से लेकर के 20 साल के बाद, 20 साल, सिर्फ 20 साल में पूरा भारत उलझेगा। उलझ तो अभी भी रहा है। पूरा भारत उलझेगा, पूरा भारत फंसेगा। क्यों फंसेगा? हम लोगों का दर्द अपने परिवार का नहीं है। हम लोगों का दर्द दूसरे ढंग का है। मुझे केवल आपके बच्चे दिखाई देते हैं, अपना समाज दिखाई देता है, मुझे पूरा भारत दिखाई देता है। क्यों? एक गुलामी का दंश हम पहले झेल चुके हैं, 800 साल की गुलामी। उसके बाद भी अंग्रेजों के गुलाम रहे हम। तो आगे चल करके 20 साल के अंदर अंदर सारा का सारा सिस्टम चेंज होने की स्थिति आ जाएगी, अगर आज हम वापस नहीं चेते। और अगर गवर्नमेंट की नीतियां जल्दी से जल्दी समाज के उस विकास पर, उस उद्धार पर लागू नहीं हुई, तो हम बहुत कुछ खोने वाले हैं। याद रखना, उत्तराखंड घिर चुका है, आपको नहीं पता। रेलवे ट्रैक घिरे जा रहे हैं। रेल कैसे पलटनी है वो सारी की सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। गले कैसे काटे जाते हैं वो सारी की सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। सब ट्रेनिंग मिल रही है। मुझे कहीं भी बोलने में कोई डर नहीं लगता है। मैं पूरी तरह से निर्भीक हूं, क्योंकि मैं जिन मंचों पर काम करता हूं वो सनातनियों के बड़े बड़े मंच होते हैं। मैं केवल आर्य समाज के मंचों तक अब सीमित नहीं रहा हूं। यह सच्चाई बता रहा हूं। आरएसएस के मंचों पर मेरी पैठ अच्छे ढंग से, अच्छे रूप में हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि जितने भी हैं, उन संगठनों में मेरा एक अच्छा प्रभाव, एक अच्छे रूप में मैं जाना जाता हूं। वहां पर उन क्षेत्रों में आर्य समाज को किसने तोड़ा? आर्य समाज को तोड़ने की बात नहीं। आर्य समाज को तोड़ने वाले सिर्फ हम ही लोग हैं। नहीं, आर्य समाज को तोड़ने वाले भी हम ही लोग हैं, जोड़ने वाले भी हम लोग हैं, क्योंकि हमारा संगठन टूट रहा है आज। मेरा सवाल यह है जी, आर्य समाज सबसे बड़ी स्ट्रांग संस्था थी एक जमाने में। हाँ जी। आज उसको तोड़ने में कौन थे? इसके पीछे कौन तोड़ रहे हैं, क्या हुआ है, अभी ये मुद्दा नहीं है। अभी विषय है कि आगे आने वाली स्थितियों में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित करें। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हमको उनसे सुरक्षित तो रहना चाहिए जी। लोगों को नहीं मालूम है ना। अभी मैं बोलूंगा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको अभी खोल नहीं सकता हूँ। वो सब्जेक्ट ऐसे नहीं है, उनको अभी ओपन नहीं करूंगा, गड़बड़ होगा। तो इसी प्रकार से आज हमको आवश्यकता है अपने बच्चों के विवाह समय पर करने की। मैं जो कहना चाहता था उस विषय को आप समझने की कोशिश करें। अपने बच्चों के विवाह हमें समय पर करने की आवश्यकता है। आज हम 30-30 साल में, 35-35 साल में, 40-40 साल में बच्चों के विवाह करते हैं। ये दुर्भाग्य को उत्पन्न करेगा। मानिए या मत मानिए, आप अपने बच्चों को मेरी बातें बता के जाना कि उन्होंने ऐसा बोला था, उनको आगे पता चल जाएगा। चलना है 20 और बच्चों के विवाह समय पर नहीं हो रहे। 5 साल चाहिए फिर इंजॉयमेंट के लिए। विवाह के बाद 5 साल तक अपने घर में बच्चा नहीं होने देते। 5 साल तक बच्चा नहीं होगा घर में, और उसके बाद में जब बच्चे की तैयारी होगी तो घर में बच्चा होता नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा जब होता नहीं तो फिर उसके लिए मेडिकल की ओर भागना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद बच्चा अगर हुआ भी तो एकाध बच्चा कोई हुआ तो वो भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता और वो बीमार बना रहता आगे तक। अब एक बच्चा, ये पूरे वंश के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरी प्रॉपर्टी के लिए आपके पास में एक बच्चा है जो आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए हो सकता सज्ज नहीं है, सज्ज नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान देना होगा
कि अपने परिवारों पर ध्यान देवें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी आत्मा का विकास करें, अपने परिवार का भी विकास करें, अपने परिवार की उन्नति करें। अन्यथा धीरे 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 हम लोग अपना काफी कुछ गंवाते चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य गया, परिवार गया, पर अपने वंश खत्म हो गए, वंश खत्म होते चले जा रहे हैं। क्योंकि मेरा संकेत कुछ और है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके मैं ये बातें बोली है मैंने आपके सामने, तो आप इसको थोड़ा सा वैसे गंभीरता से समझना। और रही बात आर्य समाज की, आर्य समाज अगर टूट रहा है तो इसके लिए हम लोग अपने संगठन को बढ़ाने का प्रयास करें। जब हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे अपने संगठन बढ़ेंगे। और मैं ये कहता हूं कि जब हमारे अपने खुद के बच्चे ही आर्य समाजों में नहीं आएंगे तो आर्य समाज बढ़ेगा कैसे? सच्चाई बता रहा हूं आपसे कि जब हमारे बच्चे ही नहीं है, हमारे बच्चे आर्य समाजों से नहीं जुड़ेंगे, उन अपने पोते पोतियां सब बच्चे हमारे पास में बहुएं नहीं आएंगी, तो उनको वो परिपाटी बनेगी कैसे? वो संगठन धीरे धीरे पर टूटते चले जाते हैं। तो हम अपने संगठन को बढ़ावें और अपनी मजबूती बढ़ावें और अपने जीवन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, और जिससे हम समाज में सर उठा के जी सकें, अच्छे ढंग से जी सकें, सनातन संस्कृति के आप संवाहक बने, सनातन संस्कृति से प्रेम करें और अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दें। धर्म की शिक्षा नहीं देंगे तो धीरे, क्योंकि व्हाट्सएप सारा धर्म नहीं होता है, फेसबुक सारा धर्म नहीं है, और ये सब चीजें पूरा धर्म नहीं होती हैं, इनसे भी ऊपर बहुत कुछ है। हम अपने अपने ग्रंथों का थोड़ा स्वाध्याय भी करें। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो बच्चों को जानकारी नहीं होगी। आज गुरुजी कोई उदाहरण देते हैं तो उन्होंने वो ग्रंथ पढ़े होते हैं, उनकी जानकारी उनको होती है, तो हम लोग ध्यान देवें। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, थोड़ा सा बोलने का अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।